सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। बीजेपी और जेजेपी गठबंधन के बीच चल रही विवादित बयानबाजी पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सफाई दी है। रोहतक पहुंचे डिप्टी सीएम ने कहा कि गठबंधन हमारी मजबूरी नहीं था, प्रदेश को स्थिरता और स्थिर सरकार देने के लिए गठबंधन किया था। आप भी सुने। रहेगी क्या कुछ रहेगा? पूरी 10 की 10 लोकसभा माननीय अमित शाह जी के घर पे हुआ था 10:30 बजे, और मुझे लगता है दोनों पार्टियों ने एक दूसरे से चर्चा कर सहमति कर प्रदेश में गठबंधन किया था। मुझे नहीं लगता किसी ने किसी पे एहसान किया। प्रदेश कैसे समृद्ध होकर प्रगति के पथ पर चले, इस विजन के साथ दोनों पार्टियों ने मिलकर प्रदेश में सरकार चलाई। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी किस तरह की रहेगी, क्या कुछ रहेगा? पूरी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर संगठन का काम शुरू हो चुका है और जुलाई के फर्स्ट वीक में प्रदेश के अंदर अलग अलग लोकसभा में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में लोकसभा वाइज हम जल्द से करेंगे। उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। ओबीसी को लेकर कर्मचारी पूरे प्रदेश भर में रैलियां निकाल रहे हैं और कमेटी प्रदेश सरकार ने बनाई है और उसके ऊपर हमारे 3 आईएएस अफसर चर्चा भी कर रहे। रिजल्ट आएगा, आगे देखते हैं उनकी चर्चा का क्या निष्कर्ष। मैं एक चीज कह सकता हूं कि ये सवाल आप लोग बारी बारी पूछते हो क्या मेरे और डॉक्टर साहब में कोई मतभेद है, मेरे और मेयर साहब में कोई मतभेद है। मैं एक चीज बोल सकता हूं कि दोनों पार्टियों का अलायंस जो था उस समय, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे श्री अमित शाह जी, जो यूनियन होम मिनिस्टर भी है, उनके नेतृत्व में हुआ था और दोनों पार्टियों ने आपसी सहमति के साथ प्रदेश को कैसे स्टेबल और बेटर अलायंस चले, प्रदेश कैसे प्रगति के पथ पर चले, उसके ऊपर चर्चा करके ये निर्णय लिया था। ना मेरी मजबूरी थी ना बीजेपी की मजबूरी थी। प्रदेश को स्टेबल सरकार मिले ये जरूरी था और हमने दिया। और 3.5 साल में 3.5 लाख बार आप लोगों ने तोड़वाने का प्रयास किया, हमने तो नहीं तोड़ा। और मैं आज बोल देता हूँ, ना मेरे लिए जरूरी है ना उनके लिए जरूरी है। जिस दिन कोई खटास होगी, मुझे लगता है आप लोगों को पूछने का भी मौका नहीं मिलेगा। हम प्रदेश को स्टेबिलिटी दे रहे हैं, इसलिए ही प्रदेश के अंदर आज नई परियोजनाओं के शुभारंभ भी हो रहे हैं और गति भी इन चीजों में मिल रही है। पुल के ध्वस्त होने के बाद से सियासत लगातार तेज है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पुल गिरने के मामले पर सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला और कहा कि ऐसे मुख्यमंत्री को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। सम्राट चौधरी पुल गिरने के बाद निरीक्षण करने पहुंचे थे। मैं क्या तो हमारा ड्रीम रहा। मैं यहाँ पहले पीपा पुल बनाना चाहता था और बाद के कालखंड में 2012 से मैंने इसकी शुरुआत की और यहाँ एक फुल स्ट्रक्चर्ड पुल बनाने का सपना देखा। 2014 में इसको स्वीकृति दिलाकर शिलान्यास कराया। मैं क्या जानता था कि एक इंजीनियर मुख्यमंत्री बिहार में हो और पूरा इंजीनियरिंग ही फेल हो गया हो। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सुल्तानगंज और अगवानी घाट के बीच ये 2 जिलों को जोड़ने वाला था। भागलपुर और खगड़िया को जोड़ने वाला ये पुल बन रहा था, लेकिन ये जो विकास मॉडल है नीतीश कुमार जी का, ये भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। यहाँ भ्रष्टाचार के चलते ये सारे पुल ध्वस्त हो गए। और इसके साथ साथ मैं अभी कई जगह घूम रहा हूँ, पहले पता नहीं चलता था, पुल तो कई जगह ध्वस्त हुए हैं। मैं पूर्णिया में था, पूर्णिया में 4 जगह इस तरह पुल ध्वस्त हुए। इसका मतलब है कि इंजीनियरिंग पूरी तरह फेल है और ऐसे मुख्यमंत्री जो इंजीनियर अपने आप को कहते हैं, उनको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तो हमारा ड्रीम रहा। तो वहीं बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने एक कार्यक्रम के दौरान मंच से जनता को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। सम्राट चौधरी ने चुटकी लेते हुए कहा कि एक तरफ राहुल गांधी हैं, वे ओसामा बिन लादेन की तरह दाढ़ी बढ़ाकर सोच रहे हैं कि मोदी जी की तरह प्रधानमंत्री बन जाएंगे। फिल्म
एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज पूर्व सीएम उमा भारती से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें वो उमा भारती के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेते हुए दिखाई दे रहे। तो वहीं उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि मेरी बहनों, आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन है। मैं आज लाडली बहना योजना के अंतर्गत 1,000 रुपए आपके खाते में डालूंगा। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए भी और आपके लिए भी, क्योंकि आज शाम को लाडली बहना योजना के अंतर्गत मैं आपके खाते में 1,000 रुपया डालूंगा। लेकिन केवल 1,000 रुपया नहीं, आपके बेहतर भविष्य के लिए मुझे कई बातें आपसे करनी है। इसलिए आज शाम को ठीक 6 बजे जबलपुर में प्रत्यक्ष रूप से और आपके गांव में ग्राम सभा में और शहरों में वार्ड में कार्यक्रम में मैं आपसे संवाद करूंगा। शाम को 6 बजे मुझसे जरूर जुड़िए। धन्यवाद। मेरी लाडली। तो वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा अपने गृह जिले दतिया पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दतिया को स्वच्छ बनाने के लिए लोगों को जागरूक किया। नरोत्तम मिश्रा बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ सड़कों पर उतरे और पीतांबरा पीठ के सामने झाड़ू भी लगाई। इस दौरान उन्होंने क्लीन दतिया, ग्रीन दतिया का नारा दिया। मध्य प्रदेश में फिर से सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस ग्राउंड जीरो पर जद्दोजहद कर रही। प्रदेश के सभी मोर्चा प्रकोष्ठ अपनी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। उसी बीच कांग्रेस का पिछड़ा वर्ग मोर्चा 15 जून से मध्य प्रदेश में कमलनाथ संदेश यात्रा निकालने जा रहा है। यात्रा के पहले चरण की शुरुआत राजधानी भोपाल से होगी। यात्रा को पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कांग्रेस कार्यालय से झंडी दिखाकर रवाना करने की बात कही है। पहले चरण की यात्रा का समापन 25 जून को ग्वालियर चंबल संभाग की दतिया विधानसभा में होगा। इस दौरान वहां पर विशाल आम सभा का भी आयोजन किया जाएगा। जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से, जैसे नारी सम्मान योजना हो, गैस सिलेंडर का भाव हो, या फिर बिजली 100 यूनिट वाली बिजली का मामला हो, या बहुत सारी ऐसी योजनाएं, जातिगत जनगणना का मुद्दा हो, ये सारी बातों को हम जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से कमलनाथ संदेश यात्रा की शुरुआत 15 जून से यहां से करने के लिए जा रहे हैं। इसी उद्देश्य से आज हम सब साथियों ने आपसे बातचीत करने का उद्देश्य से आपके सामने बैठे हैं और आपसे अपेक्षा है, मुझे पूरा विश्वास है, मध्य प्रदेश के अंदर माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बड़े बहुमत के साथ आने वाली है। ये पूरे प्रदेश में आज कांग्रेस के पक्ष में माहौल है और उस माहौल को और मजबूती प्रदान करेगी निश्चित रूप से ये कमलनाथ संदेश यात्रा। उस उद्देश्य से आज सबसे हम सब मुखातिब हुए हैं। गुजरात एटीएस की टीम ने पोरबंदर में बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। एटीएस ने आईएसआईएस के मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए पोरबंदर से एक महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। खुफिया जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। ऑपरेशन पूरा होने के बाद एटीएस अधिकारी इसकी घोषणा करेंगे। माना जा रहा है कि आज शाम तक मीडिया को आधिकारिक जानकारी दी जा सकती है। आतंकी गतिविधियों से जुड़े मामले में इनसे रात भर पूछताछ की गई है। इस दौरान पता चला है कि वे आईएसआईएस ज्वाइन करने के लिए भागने की तैयारी कर रहे थे और पिछले 1 साल से एक दूसरे के संपर्क में थे। उन्हें पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं से संदेश दिया जा रहा था। एटीएस के हत्थे चढ़ी महिला की पहचान समीरा बानू के रूप में हुई है। सूरत की रहने वाली समीरा बानू ने तमिलनाडु में शादी की थी। वो आईएस के मॉड्यूल पर काम करती थी। समीरा लव जिहाद के लिए 16 से 18 साल के लड़कों को तैयार करती थी। समीरा लव जिहाद के रैकेट में भी शामिल पाई गई हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र के दौरे पर रहेंगे। तय कार्यक्रम के तहत शाह गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे हैं। यहां वे कई बैठकों में शामिल भी होंगे। दोपहर को वे यहां से महाराष्ट्र के लिए रवाना होंगे। गृह मंत्री नांदेड़ में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। शाह की इस रैली से नांदेड़ में बीजेपी के महीने भर चलने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। इसके साथ ही वे मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें भी करेंगे। बता दें कि नांदेड़ कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व सीएम अशोक चौहान का गढ़ माना जाता है। नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह ने अपने जीवन का आखिरी समय बिताया था। इस लिहाज से ये जगह सिखों के लिए भी खास है। अमित शाह यहां नांदेड़ स्थित गुरुद्वारा कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। अप्रैल को मणिपुर हाईकोर्ट ने, मैं कोई झिझक के बगैर कह सकता हूं, एक जल्दबाज फैसले के कारण यहां पर जातीय हिंसा और 2 ग्रुपों के बीच में हिंसा की शुरुआत हुई। विगत 30 केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ 11 जून यानी कि कल दिल्ली के रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी महारैली का आयोजन करने जा रही है। बातचीत के दौरान मंत्री गोपाल राय ने कहा कि मोदी सरकार ने दिल्ली की जनता के सिर पर चोर दरवाजे से काला अध्यादेश थोप दिया है। केंद्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ 11 जून को दिल्ली के कोने कोने से लोग रामलीला मैदान में महारैली में शामिल होने के लिए आएंगे। दिल्ली वालों ने डंके के चोट पर ऐलान किया कि दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता के लिए काम करने के लिए हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदारी देते हैं। लेकिन केंद्र की मोदी जी की सरकार को बर्दाश्त नहीं हुआ। पिछले 8 साल से लगातार दिल्ली में जो काम हो रहे हैं, उन कामों को रोकने के लिए हर षड्यंत्र किया गया। तो जनता के पास एक ही अधिकार है, इस तानाशाही के खिलाफ सड़क पर आवाज उठाई जाए। आम आदमी पार्टी अदालत के अंदर इस लड़ाई को लड़ रही है, जनता के दिल्ली के सम्मान की लड़ाई। पूरे देश भर में जितनी पार्टियां हैं, राज्यसभा के अंदर उनके समर्थन के लिए आप देख रहे होंगे रोजाना मुख्यमंत्री जी अलग अलग पार्टियों के नेताओं से देश भर में मिल रहे हैं। और सड़क पर 11 तारीख से रामलीला मैदान से, इसी रामलीला मैदान से सड़क पर आंदोलन की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री जी ने एक ही निर्णय लिया है, दिल्ली के लोगों ने अगर उनको ये बागडोर सौंपी है तो दिल्ली वालों के मान सम्मान की रक्षा के लिए, वोट के अधिकार के लिए, उनके काम की गारंटी के लिए। बिरसा मुंडा के बलिदान दिवस पर आयोजित सभा में कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार ने कहा कि भगवान राम को लंका तक पहुंचाने वाले आदिवासी थे। उन्होंने कहा कि मैं तो कहता हूं कि हनुमान भी आदिवासी थे। उन्होंने कहा कि गर्व से कहो कि हम आदिवासी हैं। लंका तक पहुंचाने वाले आदिवासी थे। अगर कुछ लोग कहानियों में लिख दिए कि वानर सेना थी, वानर नहीं थे, सब आदिवासी थे, जंगल में रहते। बेर खिलाने राम जी के लिए आ गए, लेकिन जब लंका की बात आई तो उसमें वानर आ गया, तो आदिवासी गायब हो गए। तो जो कहानी लिखने वाले घुमाते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूं हनुमान भी आदिवासी है। उन्होंने भगवान राम को लंका में घुसाया। तो हम उस वंशज है, टंटे मामा के वंशज है, बिरसा मुंडा के वंशज है, उस हनुमान के वंशज है। तो गर्व से कहो हम आदिवासी हैं। उड़ीसा के बालासोर में अभी कुछ दिनों पहले 3 ट्रेनों की आपस में टक्कर हो गई थी। इस हादसे में कई लोगों की जान भी चली गई थी। तो वहीं एक बार फिर से बालासोर के रूपसा रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहां कोयले से लदी मालगाड़ी के एक डिब्बे में अचानक आग लग गई। गनीमत ये रही कि समय रहते फायर ब्रिगेड कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर
आग बढ़ने से पहले उस पर काबू पा लिया। बता दें आपको कि कोयले से लदी एक मालगाड़ी रूपसा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी थी। इस दौरान रेल कर्मचारियों ने बोगी से धुआं निकलते हुए देखा। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का प्रयास किया। हालांकि कोयले से लदी मालगाड़ी में आग कैसे लगी ये स्पष्ट नहीं हो सका है। फिलहाल रेलवे मामले की जांच में जुट गई है। यूपी के बिजनौर में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान इस लड़ाई में लाठी डंडों और धारदार हथियार से आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिन्हें सीएचसी में भर्ती करा दिया गया है। हालांकि इस दौरान 2 की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। यूपी के मुरादाबाद के थाना छजलेट क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस ने 10-10 हजार रुपए के इनामी 2 बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दरअसल देर रात चेकिंग के दौरान टोकने पर यह मुठभेड़ हुई थी, जिसके बाद बदमाशों ने पुलिस पर कई राउंड फायर कर दिए। तो वहीं पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें 2 बदमाशों को पैर में गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गए हैं। धर्मनगरी अयोध्या के पौराणिक सूर्य कुंड पर भव्य लेजर शो आयोजित किया गया, जिसे देखने के लिए वहां भक्तों का तांता लग गया। बता दें कि भगवान के व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर ये शो आयोजित किया गया और दूर दराज से लोग ये मनमोहक नजारे का आनंद लेने के लिए अयोध्या नगरी के सूर्य कुंड पहुंचे। इस मौके पर फोटो और लाइट शो भी आयोजित किए गए। दरअसल रंग बिरंगी लाइट्स और लेजर शो से सजी अयोध्या नगरी में दिवाली से पहले अयोध्या में दीपोत्सव पर रंगीन लेजर शो का आयोजन किया गया था। पंजाब के बठिंडा के पौष इलाके में आज दिन चढ़ते ही लुटेरों के द्वारा बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल बठिंडा गोनियाना हाईवे पर स्थित वादी अस्पताल की बैक साइड मालवीय नगर में सुबह की सैर कर रही औरत की सोने की चेन स्नैचिंग की घटना को 2 मोटरसाइकिल सवारों ने अंजाम दिया। भागते हुए लुटेरों के द्वारा गोलियां चलाने की बात भी सामने आई है। घटना का पता चलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और इस वारदात को अंजाम देने वाले दोनों नौजवानों को 24 घंटों के अंदर पहचान कर उसमें से एक को गिरफ्तार कर लिया है। शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਇੱਕ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਪਾਰਲਰ ਤੋਂ ਤੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਚੈਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਖੋਈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਐਸਐਚਓ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਕੋਤਵਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਐਸਐਚਓ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੈਪਨ ਆਫੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 3 ਜਿੰਦਾ ਰਾਉਂਡ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੈਨੀ ਖੋਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਨੂ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਕੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਸੀਗਾ ਬਬਲੂ, ਉਹ ਬਬਲੂ ਸ਼ਰਮਾ ਹਜੇ ਭਗੋੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਬਬਲੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੈਗੀ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਨੂ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਐਫਆਈਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। और इस बुलेटिन में मेरे साथ